अस्सलाम वालेकुम। माय चैनल नेम इज़ एजुकेशनल हब पॉइंट। वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके जी, आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे मेटालोसिन्स के बारे में कि मेटालोसिन्स क्या चीज़ें होती हैं, और आज हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। वीडियो देखने से पहले आप सबको मैं बताती हूँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकती हैं, जितना आपको आंसर किया जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। आज हमारा लेक्चर है वो किस पे है, मेटालोसिन्स पे। तो हम देखते हैं कि मेटालोसिन्स क्या होते हैं। दीज आर द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स इन विच मेटल गेट अटैच्ड टू एरीन रिंग थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। तो कह रहे हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं मेटालोसिन जिनमें जो मेटल है वो एरीन रिंग के साथ अटैच होती है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और आइदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। अभी असल में होता क्या, एरीन रिंग्स मीन्स ये हमारे पास इस तरीके से ये एरीन रिंग्स हो गई। सिमिलरली तो इस तरीके से ये जो अटैचमेंट होती है एरीन रिंग्स की मेटल के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, इनको हम कहते हैं मेटालोसिन्स। हम कहते हैं। अब जब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में स्टार्ट में स्टडी किया गया तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में जस्ट ये कहा जाता था कि जो मेटल है वो कार्बन के साथ अटैच होते हैं थ्रू एनी टाइप ऑफ बॉन्ड, मीन्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो कहा जाता था कि ये सारे जो कंपाउंड्स होंगे वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन फिर बाद में उस टाइम तक ये मेटालोसिन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। जब मेटालोसिन डिस्कवर हुए तो मेटालोसिन्स के बारे में कहा गया कि ये ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं जिनमें जो एरीन रिंग होती है वो मेटल के साथ अटैच होती है, और ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हम कहते हैं मेटालोसिन। डिपेंडिंग अपॉन द मेटल विच इज प्रेजेंट अमंग द एरीन रिंग, these are named as ferrocene, chromocene, cobaltocene. Okay, for example, here the metal is attached among between two arene ring is iron, so we call it as ferrocene. ये हमारा जो मेटालोसिन है इसको हम फेरोसिन कहेंगे। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्रोमियम होगी तो इसको हम क्रोमोसिन कहेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे सेंटर में कोबाल्ट होती तो हम उसको कोबाल्टोसिन कहते हैं। इसी तरीके से कोई और मेटल होती तो उसकी बेस पे हम इसकी नेमिंग करते हैं। और ये मेटालोसिन जो है ये ऑलमोस्ट ये मेटालोसिन के बारे में कहा जाता है कि ये इतने स्टेबल कंपाउंड्स नहीं होते हैं, और ना ही कोई भी लिटिल बिट ही कोई ऐसा मेटालोसिन मौजूद होगा जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है और स्टेबिलिटी में आता है, स्टेबिलिटी की कैटेगरी में आता है। अदरवाइज जितने भी ऑलमोस्ट मेटालोसिन है वो इतने 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते। इनकी इसी वजह से इनके बारे में इतना डिस्कस नहीं किया गया। और जो मेटालोसिन सिर्फ जस्ट ये एक फेरोसिन है, ये एक फेरोसिन जस्ट है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। जो मेटालोसिन है उनमें जस्ट ये ऑलमोस्ट एक फेरोसिन ही है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। और ये फेरोसिन भी अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डिकम्पोज हो जाता होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर से, और इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सिमिलरली जो कोबाल्टोसिन है, अगर हम कोबाल्टोसिन की बात करें तो जो कोबाल्टोसिन है वो 17 इलेक्ट्रॉन रूल मीन्स जो कोबाल्टोसिन है उसके जब हम स्टेबिलिटी को चेक करने की कोशिश करते हैं तो उसके टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल मेटल के और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को टोटल अगर हम कंबाइन करें तो वो 17 होते हैं, वो 18 नहीं होते। तो अगर हम उसमें चाहते हैं कि हमारा जो कोबाल्टोसिन है अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाहें, उसकी स्टेबिलिटी को एनहांस करना चाहें तो हम क्या करेंगे, उस कोबाल्टोसिन को कन्वर्ट कर देंगे आयन में, मींस कोबाल्टोसिनियम आयन में। जब हम कोबाल्टोसिन को कोबाल्टोसिनियम आयन में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो हमारा कोबाल्टोसिनियम आयन होगा वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा और वो स्टेबल हो जाएगा। और अब जब फेरोसिन जो है वो भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, और जब कोबाल्टोसिनियम आयन भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगी। जैसे फेरोसिन 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक थर्मली स्टेबल होता है, सिमिलरली कोबाल्टोसिनियम आयन भी 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक थर्मली स्टेबल हो जाएगा। अब लाजमी नहीं है कि हमारा जो मेटालोसिन है यहाँ पे एरीन रिंग्स ही हो, कोई और रिंग नहीं आ सकती। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो हमारी ये जो मेटल है जिसके साथ एक साइड पे कोई एरीन रिंग अटैच है तो दूसरी साइड पे कोई कार्बोनाइल लिगेंड्स भी आ सकते हैं। तो हमारे जो मेटालोसिन्स हैं इनमें कार्बोनाइल लिगेंड्स की प्रेजेंस भी हो सकती है। अब हमारे पास इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करते जाएं,
छोटी सी एक चीज़ है, कहा जाता है कि जो इवन एटॉमिक नंबर जो हमारे फॉर एग्जांपल अगर हम के मैंगनीज़ की बात करें या वनेडियम की बात करें, अगर हम मैंगनीज़ की देखें तो उसके 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी उसके पास 23, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 23 ओड नंबर है, एटॉमिक नंबर ओड है। सिमिलरली मैंगनीज़ की बात करें तो एटॉमिक नंबर ओड है 25। तो कहा जाता है कि जिन मेटल्स के एटॉमिक नंबर ओड होते हैं वो मोनोमर बनाते हैं। मोनोमर का मीन्स वो सिंपली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स वो डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जहाँ तक देखा जाए ये रूल ऐसा जितना कोई ठीक रूल नहीं है, क्योंकि हमने मैं इसका मैंगनीज़ का हमने डायमर भी स्टडी किया लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने देखा है कि जब इसका डायमर बनाया जाए तो वो स्टेबल होता है और ये स्टेबल नहीं होता। सिमिलरली ये भी कहा जाता है कि कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो जिनका इवन एटॉमिक नंबर होता है वो डायमेरिक फॉर्म में होती हैं। जैसे हम कह लें आयरन की बात करें, आयरन जो है आयरन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और आयरन डायमेरिक फॉर्म में Fe2CO9 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जिनका इवन एटॉमिक नंबर होता है वो डायमेरिक फॉर्म में भी उनकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है, और जिनका ऑड एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, जिन मेटल्स का ऑड एटॉमिक नंबर होता है वो ज़्यादा मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो थोड़ा सा बस हमारा ब्रीफ था, एक ओवरव्यू था जो हमने मेटालोसिन के बारे में देखा कि मेटालोसिन्स होते क्या। अब हम देखते हैं कि मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या है। जैसे मेटालोसिन में कोई भी एरीन लिगेंड आगे मेटल के साथ अटैच होगी तो वो मेटालोसिन बन जाता है। सिमिलरली जब मेटल कार्बोनाइल किसी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होती है और वो बॉन्डिंग करती है तो इनको हम कहते हैं मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। हमें पता होना चाहिए कार्बोनाइल होते क्या है। कार्बोनाइल जस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। जब हमारी मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्डिंग करती है तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। रीजंस क्या है कि मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बनते क्यों हैं, ये रीज़न क्यों है कि क्यों हमारे मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। रीज़न क्या, फर्स्ट रीज़न क्या है कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो मेटल के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्ड करता है। मीन्स कार्बोनाइल हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दैट्स वाई हमारे जो मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा होती है। मेटालोसिन्स ये लिटिल बिट इनके बारे में कहा जाता है, लेकिन हमारे मोस्टली जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बोनाइल ग्रुप हमें देखने को मिलता है। रीज़न जस्ट यही है कि हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। जो चीज़ जब दो चीज़ों के दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो जो कंपाउंड होता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी वाली साइड पे आता है। तो चूँकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इस वजह से ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये हमें देखने में ज़्यादा मिलते हैं, इनकी ज़्यादा अमाउंट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, ये ज़्यादा नंबर में मौजूद होते हैं। सिमिलरली ये हमारे 18 इलेक्ट्रॉन को जितने भी ऑलमोस्ट हमारे कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऑलमोस्ट तमाम कार्बोनाइल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। इसके अलावा जबकि अगर हम मेटालोसिन वाली सेट में हैं तो अभी मैंने आपको बताया जस्ट एक फेरोसिन है जिसके बारे में कहा जाता है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। बाकी जो मेटल्स है मेटालोसिन है वो ऑलमोस्ट 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करती। इसके ऑपोजिट अगर हम यहाँ पे मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस ऑलमोस्ट तमाम के तमाम 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। जस्ट कोई एक आध एक्सेप्शनल केस होगा जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करते। थर्ड इसमें रीज़न क्या है कि मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनते हैं। थर्ड इसमें रीज़न क्या है कि हमारी जो मेटल होती है यहाँ पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से ये जो मेटल होती है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लिगेंड जो होते हैं, हमारा जो लिगेंड होता है हमारा जो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है तो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इनके दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये थी 3 रीज़न जिनके बेस पे हम कहते हैं कि हमारे मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा क्यों होती हैं, इनके अमाउंट में ये ज़्यादा क्यों हो। ओके जी, ये तो हमने देखी है कि रीजंस हमारे मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बनते क्यों हैं। अब हम कुछ अपने मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में देखते हैं कि हमारे कौन से मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस किस नेचर में मौजूद है। हमारे ऑलमोस्ट जितने भी हमारे मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं ऑलमोस्ट ऑल मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये चीज़ इसकी रीज़न भी है कि मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस एक बॉन्ड फॉर्म बनते क्यों है। यहाँ पे भी मैंने डिस्कस भी किया है कि जो मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ऑलमोस्ट 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। तो यही रीज़न है कि जितने भी हमारे मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, सिवाय जो अब तक देखा गया एक्सेप्ट 1। और क्या है वो है वेनेडियम हेक्सा टेट्रा कार्बोनाइल वेनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल। जस्ट ये हमारे पास एक ऐसा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता। अगर हम इसके चेक करें
तो वेनेडियम के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 कार्बोनाइल लिगेंड्स हमें 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। 1 लिगेंड डोनेट 12 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली 6 कार्बोनाइल लिगेंड्स डोनेट 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड वेनेडियम हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स मींस ये हम जो वेनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल है ये 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके सारे का इलेक्ट्रॉन्स को जब हम काउंट करते हैं तो वो 17 बनते हैं। मींस ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता। जस्ट यही वन एक एक्सेप्शनल केस है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता और ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। अब ये चीज़ भी एक और चीज़ भी हमने देखी है पीछे हमने, अगर हम देखें इसी तरीके से MnCO5 के बारे में अगर हम देखें, अगर हम इसको देखें तो ये भी 17 इलेक्ट्रॉन ही हैं। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन सारे काउंट करते हैं तो 17 ही हैं, लेकिन इसके अगर यहाँ पे 17 है तो ये जो मैंगनीज पेंटाकार्बोनाइल है जब इसको डायमेरिक फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लग जाता है। इसकी जो डायमेरिक फॉर्म है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लग जाती है, लेकिन ना ये मोनोमेरिक फॉर्म में ऐसा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। और अगर हम इसको कन्वर्ट करना भी चाहें डायमेरिक फॉर्म में तो ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। रीज़न, वेनेडियम जो है ये डायमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये मोनोमेरिक फॉर्म में 17 इलेक्ट्रॉन रूल में है, 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, तो डायमेरिक फॉर्म में ये एटलीस्ट स्टेबिलिटी वाली साइड पे आ जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम वेनेडियम की बात करें, ना ही ये मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबल है ना ही ये डायमेरिक फॉर्म में स्टेबल है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो वेनेडियम होता है, वेनेडियम के यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल्स ग्रुप होते हैं इनकी स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। इनकी यहाँ पे इनकी स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। इस स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या होता है, मेटल मेटल ये जो बॉन्ड होता है ये टुवर्ड्स वीकनेस वाली साइड पे चला जाता है। और जब यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है इन लिगेंड्स की वजह से तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ऑटोमेटिकली फॉलो नहीं करेगा, ना ही ये स्टेबल होगा, ना ही इसकी एग्जिस्टेंस होगी और ना ही ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाली साइड पे जाएगा। मींस ना ही जो वेनेडियम होता है वो मोनोमेरिक फॉर्म में 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है और ना ही वेनेडियम का डायमेरिक फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करती है। इस वजह से कहा जाता है कि जस्ट ओनली वन एक ऐसा केस है वेनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल का जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं, चाहे वो मोनोमेरिक फॉर्म में है या चाहे फिर वो डायमेरिक फॉर्म में है, एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं पे आके स्टेबिलिटी वाली साइड पे आ जाते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। अगर हम इनके मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स को देखें तो इनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है कि मेटल कार्बोनाइल्स का जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो अकॉर्डिंग टू बेल्स पर होता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग इनके मोलिकुलर स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। जैसे हमारे पास कोबाल्ट है, जैसे हमारे पास क्रोमियम है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। इसके अगर हम ज्योमेट्री देखें तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल। सिमिलरली अगर हम आयरन की बात करें, अगर हम आयरन की ज्योमेट्री देखें तो ये आयरन कार्बोनाइल की ज्योमेट्री है। दिस इज द आयरन कार्बोनाइल ज्योमेट्री। अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो ये हमारे पास आयरन कॉम्प्लेक्स क्या है, आयरन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसके अकॉर्डिंग तो इनके इन मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो अकॉर्डिंग टू वेस्कर थ्योरी सेट किया जाता है। मोलिकुलर स्ट्रक्चर जिनके हम अकॉर्डिंग टू वेस्कर थ्योरी सजेस्ट करते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आया ऑक्टाहेड्रल होगा, वो आया टेट्राहेड्रल होगा, या वो आया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ये वो क्या होगा ये डिपेंड करता है उनकी, हम इसको सजेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेस्कर थ्योरी। अब जहाँ कुछ एम्बिग्यूटीज भी हैं, जैसे बाकी जितने भी कार्बोनाइल्स होते हैं, सॉरी जैसे बाकी फॉर हम एक मिसाल पे हम पढ़ते हैं, हाँ हम पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम कहा जाता है कि अगर एक एलिमेंट एक ग्रुप में, मीन्स हम यूँ कहते हैं, ये हम मोस्ट बेसिक चीज़ हमने एफएससी से पढ़ी है कि हम लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये चीज़ें हमने एफएससी से पढ़ी है। ये कहा है कि अगर ये ग्रुप फर्स्ट का एक मेंबर है तो बाकी जितने भी ग्रुप होंगे, ग्रुप फर्स्ट के जितने भी मेंबर्स होंगे, इन सारों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। जो प्रॉपर्टी लिथियम की ऑलमोस्ट वही प्रॉपर्टी सोडियम की होगी, वही पोटाशियम की, रुबीडियम की और वही सीजियम की।
लेकिन ये इस भी हम जिस पढ़ते तो साथ हम ये भी पढ़ते थे कि ऑलमोस्ट लिथियम के बारे में ये कहीं पे भी हम पढ़ते थे कि इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बाकी सालों से डिफरेंट है, इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बाकी सालों से डिफरेंट है। सेम केस था जो थर्ड मेटल ट्रांजिशन मेटल सीरीज 4D और 5D मेटल ट्रांजिशन सीरीज में भी सेम केस होता है। और सेम केस यहाँ पे भी होता है कि हमारी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है, उस मेटल के जो ग्रुप मेंबर्स हैं, बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं, अगर एक मेटल का कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स स्टेबल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बना रही है तो उस मेटल के बाकी जो मेंबर्स हैं होना तो ये चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस रूल के एक ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर एक मेटल एक ग्रुप में कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स स्टेबल बना रही है तो उस ग्रुप के बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनके भी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स स्टेबल होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एम्बिग्यूटी आ जाती है, कहीं ना कहीं पे कोई एबनॉर्मैलिटी आ जाती होती है। अब हम उन एबनॉर्मैलिटीज़ के बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन से एबनॉर्मैलिटीज़ हैं। अगर हम देखें हमारे पास अगर हम था 3D 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज में जाएँ तो 3D में हमारे पास वनेडियम होता है, वनेडियम के नीचे हमारे पास नियोबियम होता है, नाइओबियम होता है, नाइओबियम के नीचे हमारे पास टेंटेलम होता है। अब जो ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं तो होना ये चाहिए था कि जैसे वनेडियम जैसे हमारे पास वनेडियम कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के अकॉर्डिंग आता है में उसका बिहेवियर है वैसे ही इनका भी बिहेवियर होना चाहिए था। लेकिन ऑपोजिट है, यहाँ पे वनेडियम के बारे में कहा जाता है कि वनेडियम जो है कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस का जो नंबर है, वनेडियम का कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस का जो रेंज है वो वेरी करती है 1 to 6। मीन्स यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो वेनेडियम है वो जो कार्बोनाइल है वो वेनेडियम के साथ 1 जो कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग अटैच होता है। मीन्स हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो वेनेडियम 1 कार्बोनाइल ग्रुप भी वेनेडियम के साथ अटैच हो सकता है, एट अ टाइम 2 भी अटैच हो सकते हैं, एट अ टाइम 3 भी अटैच हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, और एट अ टाइम 6 भी अटैच हो सकते हैं। लेकिन इसको अपोजिट कहा जाता है कि जो हमारे पास नाइओबियम होता है या फिर जो टेंटेलम होता है, जो हमारा वेनेडियम है ये बाइनरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाइनरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि हमारे पास नाइओबियम जो है या फिर टेंटेलम जो है ये बाइनरी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली अगर हम देखें हमारे पास आयरन है, रुथेनियम है और ओस्मियम है, ये तीनों एक ही मेंबर्स हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। अब होना ये चाहिए था कि अगर ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज होनी थी वो भी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आयरन है ये मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबल होता है, आयरन की जो आयरन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है ये मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबल होता है, जबकि इसके ऑपोजिट हमारे पास जो रुथेनियम है ये मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबल नहीं है। सिमिलरली ये हमारा जो ओस्मियम है ये भी मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, ना ही ये मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबल होते हैं, ना ही ये डाइमेरिक फॉर्म में स्टेबल होते हैं। ना ही रुथेनियम हमारा मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबल है, ना ही ये डाइमेरिक फॉर्म में स्टेबल है, और ना ही हमारा जो ओस्मियम है ये मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबल होता है, ना ही ये डाइमेरिक फॉर्म में स्टेबल होता है। जबकि हमारा जो आयरन इसी ग्रुप का मेंबर मोनोमेरिक फॉर्म में भी स्टेबल होता है, डाइमेरिक फॉर्म में भी स्टेबल होता है। इसको अपोजिट अगर हम देखें तो रुथेनियम के जो ट्राइमेरिक फॉर्म है ये स्टेबल होती है। सिमिलरली ओस्मियम की ट्राइमेरिक जो फॉर्म है ये स्टेबल होती है, ओस्मियम की भी ट्राइमेरिक फॉर्म जो है वो स्टेबल होती है, और इसी तरीके से रुथेनियम की भी ट्राइमेरिक फॉर्म स्टेबल होती है। तो ये कुछ एम्बिग्यूटीज हैं जिनके बारे में हम देखते हैं, जो यहाँ पे हमें देखने में मिलती हैं कि अगर एक ही मेंबर्स के एक ही ग्रुप के कुछ मेंबर्स जो हैं वो मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबल हैं तो कुछ जो है वो डाइमेरिक फॉर्म में स्टेबल है। ये कुछ एम्बिग्यूटीज हैं यहाँ पे जो हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनकी फॉर्मेशन। ये तो थी हमारे पास एम्बिग्यूटीज, एबनॉर्मैलिटीज थी थोड़ी बहुत जिनको हमने जिनका एक ओवरव्यू लिया है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन के बारे में कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, या हमारे पास कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस बनते कैसे हैं। कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस की जो फॉर्मेशन होती है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वेरी करती है। मीन्स कुछ हमारे पास कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाते हैं, जस्ट उनका रिएक्शन होता है जो हमारी मेटल होती है जस्ट उसका हम रिएक्ट करवाते हैं हम अपने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, सिंपली हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप्स जो कॉम्प्लेक्स हैं वो बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास निकल है, इसलिए हमारे पास प्योर निकल है, इस प्योर निकल का जब हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सिंपल, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। ऐसा जिसमें कोई फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, डिफरेंट स्टेप्स से या डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने की जरूरत नहीं होती। सिंपल जस्ट इनका हम ये इंटरेक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम आ गए, हमारा आयरन है, आयरन का भी सिंपल जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो हमारे पास इसी तरीके से आयरन का भी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये आयरन की जो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन है ये वेरी करती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के। कुछ हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सिंपल जस्ट बाय वन रिएक्शन वो बन जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें डिफरेंट स्टेजेस से हमें गुजरना पड़ता है। अब हमारा ये जो निकल टेट्रा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स होता है ये हाईली पॉइजनस होता है, ये हाईली पॉइजनस होता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इस निकल टेट्रा कार्बोनाइल से दोबारा से हम अपना प्योर निकल हासिल करना चाहें
तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे। जब हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे तो मोन्स प्रोसेस के थ्रू हम दोबारा से निकल हासिल कर सकते हैं। निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाकर निकल टेट्राकार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जो कि हाईली पॉइजनस है। अगर अब हम चाहते हैं कि हम निकल टेट्राकार्बोनाइल से दोबारा से अपना निकल हासिल कर लें, तो सिंपली बस हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, निकल टेट्राकार्बोनाइल डिकम्पोज होगा और हमारे पास मोन्स प्रोसेस के थ्रू और हमारे पास हमारी प्योर निकल वापस आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास जो आयरन पेंटाकार्बोनाइल होता है, ऑलमोस्ट येलो इन कलर होता है हमारा आयरन पेंटाकार्बोनाइल, और ये सेंसिटिव होता है लाइट एंड हीट के। बट हम इसकी जब हम फोटोलाइसिस करते हैं, ये सेंसिटिव होता है लाइट एंड हीट के। जब हम इसकी फोटोलाइसिस करते हैं तो ये जो हमारे मोनोमेरिक ये डाइमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स इस कॉम्प्लेक्स का आयरन पेंटाकार्बोनाइल जो एक मोनोमेरिक फॉर्म है, आफ्टर इट्स इंटरेक्शन अकॉर्डिंग थ्रू सनलाइट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स डाइमेरिक फॉर्म। तो ये तो हमारे पास सिंपल मेथड है जिनके थ्रू हम अपने कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस को तैयार कर सकते हैं। कुछ इसके अलावा अब अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं पे भी हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, हमारी मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं पे भी नहीं चेंज हुई। सिमिलरली यहाँ पे कहीं पे भी हमारे मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज नहीं हुई, सारी यहाँ पे भी मेटल जो एलिमेंटेड है, यहाँ पे मेटल न्यूट्रल है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे जो मेटल होती है वो रिडक्शन के थ्रू हम अपने मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। मींस हम अपने मेटल्स को रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करने के बाद वहाँ से हम अपने कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस को हासिल कर सकते हैं। एक दो रिएक्शन वो वाले देखते हैं हम। अब हमारे पास एक रिएक्शन है जैसे क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, ये हमारे पास एक रिएक्शन है हमारा। ओके जी, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। अभी जो हमने लास्ट रिएक्शंस पढ़े हैं उनमें हमने देखा है कि हमारे जो मेटल्स हैं वो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, सिंपल जस्ट उनका रिएक्शन हम करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स में। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे जो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बनते हैं इसमें जो हमारी मेटल होती है इसकी रिडक्शन हो जाती है। जैसे यहाँ पे जो हमारी मेटल, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो हमारी मेटल जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ओके जी, ये हमारी जो मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। लेकिन यहाँ पे अगर हम आए और ये जो हमारे कार्बोनाइल लिगेंड्स होते हैं ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 की होती है, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ये न्यूट्रल फॉर्म में है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही रहेगी। और अगर हम इसके ऑपोजिट यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारी जो मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई है। मीन्स +3 to 0 में जाने का मतलब है कि हमारी जो मेटल है ये रिड्यूस हुई है, हमारी जो मेटल है ये रिड्यूस हुई है। +3 से हमारी जो मेटल आई है वो 0 फॉर्म में आई है। मीन्स हमारे जो मेटल है ये रिड्यूस है। मीन्स यहाँ पे कुछ मेथड प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो मेटल होती है, मेटल हमारे कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स वो बनते हैं, उसमें जो मेटल हमारी होती है उसकी रिडक्शन होती है। बाय रिडक्शन मेथड सम मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटल नाइट्रोसाइड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में और मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।